प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास कोरापुट ओडिशा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले अध्ययन में इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा दूँ। जन्म हुआ है कार्तिक माह, दिन रविवार, दक्षिणायन होते हैं उस समय सूर्य, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शूल योग, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण। इसको थोड़ा समझते हैं। कार्तिक माह में जन्मे लोग जो होते हैं वो कभी कभी धृष्टता करते हैं, बदमाशियां या गलतियां, और उस गलती की सजा उनके परिवार को भी कई बार भुगतनी पड़ती है। दक्षिणायन में जन्मे होने से पापक ग्रहों का बल बढ़ता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में एक अच्छी खासे जीवन को कई बार परेशान कर देने का एक प्रकल्प सा चल जाता है, या कई बार व्यक्ति बना बनाया काम अपने गलत कृत्य के कारण बिगाड़ देता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। यहाँ व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है। मन एक जैसा नहीं है, कभी वो अच्छा सोचता है, कभी वो बुरा सोचता है, कभी पद पर होने के बावजूद अपने आप को नितांत कमज़ोर समझता है। मतलब मानसिक व्यवस्था एक जैसी नहीं है, कभी वो बादशाह है, राजा है, और कभी नितांत कमज़ोर। ईर्ष्या भी है, कभी द्वेष भी है, कभी छल भी है, लेकिन पद बहुत अच्छा है। रविवार को जन्मे हैं तो इसमें शास्त्रकार लिखते हैं, पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय। पिता के समान समाज का भरण पोषण करने वाला, परिवार का भरण पोषण करने वाला, सबको साथ लेकर चलने की इच्छा रखने वाला होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, वैसे ओम अद्भ्यो नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। सूर्य की उपासना खूब करनी चाहिए, और कपास की जड़ अपने गले में रविवार को धारण करनी चाहिए। शूल योग में जन्मे होने से व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य कर देगा जिसका दंश उसे जीवन भर झेलना या भुगतना पड़ता है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के कारण व्यक्ति के जीवन में रजस तत्व और राजसिक प्रभावों के योग ज़्यादा देखे जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति राजसिक है, मतलब सुख सुविधाओं से युक्त होता है, राजाओं की तरह जीवन जीना चाहता है। मतलब उसके पास उसकी महत्वाकांक्षा है और उसको पूरा करने का बल भी है। लग्न का मान 6 अंश पे है। इसका अर्थ होगा कि हमें अपने आप को और भी ज़्यादा प्रबुद्ध करना है। लग्न में शुक्र 19 अंश के बैठे हैं, 23 अंश के बुध बैठे हैं। लग्न में बुध अस्त हो जाएंगे। हालांकि इस कुंडली के सूर्य लाभेश होकर के धन भाव में व्यक्ति की कुंडली में महाधनी योग लगा रहे हैं। नवांश चक्र में वो दशम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बलवान यहाँ भी होंगे, और उच्च के शुक्र दाम्पत्य को एक अच्छा नेचर दे रहे हैं। यहाँ बुध सप्तम भाव में केतु के साथ बैठे हैं, जबकि यहाँ पे वो तुला राशि में बैठे हैं। लग्न में शुक्र और बुध कम से कम 11,000 दोषों का शमन कर देते हैं। ये केंद्र में बैठे बुध यहाँ राहु के दोषों का भी शमन कर देंगे। यहाँ गुरु और राहु कई बार दाम्पत्य में कंफ्यूजन या छोटे मोटे मतभेद दिखाएंगे, जो कि चतुर्थ स्थान में उच्च के मंगल व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने की हैसियत रखने वाला। सैनिक सेवा में अभी ये शायद मेयर वगैरह हैं, मतलब किसी अच्छे पद पे हैं सैनिक में ही, तो मंगल उच्च के हैं, इस वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। पर गुरु राहु के संपर्क में है, इस वजह से या तो बहुत अति धार्मिक है, या तो कभी बिल्कुल ही धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा या तो नियमबद्ध है, या बिल्कुल ही कभी कभी बिल्कुल ही नियम का पालन करने वाला नहीं है। कभी बिल्कुल ही माता पिता का आज्ञाकारी हो जाता है, कभी उनको त्यागने तक की बात सोचने लगता है। शुक्र और बुध लग्न में व्यक्ति को मर्मज्ञ बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, और प्रेम करने वाला। शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव व्यक्ति को व्ययी मानसिकता का, ब्रह्मचर्य का पालन करने को व्यक्ति को कहा जाएगा। द्वितीय भाव में सूर्य इस कुंडली के लाभेश होकर के बैठे हैं। लग्न पे गुरु का असर है। धन भाव के स्वामी उच्च के बैठे हैं। इस वजह से ये प्रचुर मात्रा में जातक को निरंतर धन देने वाली बात हो जाएगी। एक पक्ष और भी कहता है, जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह इस कुंडली के लिए शनिदेव बनते हैं, जो जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पे है, राहु की दृष्टि भी पंचम भाव से है। पंचम भाव से 4 घर आगे शनि बैठे हैं, पंचम भाव से 5 घर आगे गुरु राहु, पंचम भाव से 9 घर आगे शुक्र बुध, ये पंचम भाव का बल बढ़ा रहे हैं। जब आपकी कुंडली का पंचम भाव अतिरिक्त बलवान होने की स्थिति में चला जाए, या अतिरिक्त बल की प्राप्ति कर रहा होता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से संतान, दाम्पत्य, विवाह, यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्रेम को समझने वाला
प्रेमातुर होता है। दूसरा, यहाँ व्यक्ति का विवेक बहुत ज़्यादा बड़ा और बेहतरीन होता है, मतलब वो विवेकवान होता है, मेरे कहने का अर्थ है। नवमांश चक्र के बाद दशमांशा चक्र में लग्न के अधिपति का धन भाव में जाना भले ही नीच के हैं, पर चूंकि शनि और सूर्य जैसे ग्रह से दृष्ट होने के कारण उनका लगभग ये नीच भंग हो जाएगा और व्यक्ति यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी धन भाव में, लग्न पे गुरु और शुक्र का प्रभाव, यहाँ पे जन्म कुंडली में नवम भाव में सूर्य बुध का बैठना। मैंने अपने मूल चैनल पे इस विषय पे कार्यक्रम बनाया है कि सूर्य और मंगल का एक साथ बैठना नवम भाव के लिए बड़ा ही उत्तम परिणाम देता है, एक अच्छा दर्शन देता है दाम्पत्य को समझने में। यहाँ शुक्र उच्च के बैठे हैं सप्तमेश होकर के प्रेम की स्थितियाँ, या कई बार व्यक्ति दाम्पत्य को लेकर के बहुत ही हाजिर जवाब होता है या अपने हिसाब से प्रेम करने वाला होता है। उस प्रेम को पाने के लिए व्यक्ति किसी भी तरह की गलती करने को कई बार आतुर हो जाता है या स्वीकार कर जाता है, या कई बार ऐसी परिस्थिति घटित होगी जीवन में जिसके कारण व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ उन्मुख होता है, पर वो करना कितना सही है और कितना वो गलत है, ये भी एक चिंतन की बात होगी। क्योंकि सामान्यतया आप जो प्रेम कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप हैं, ऐसा नहीं होता। आपके साथ आपका पूरा परिवार होता है और आपका पूरा समाज होता है, और उससे भी पहले आपका धर्म पालन, अपने धर्म का परित्याग न करना, गायों की सेवा, सुरक्षा अपने परिवार की और अपने बहन बेटियों की, इसके साथ साथ पूरे धर्म की सुरक्षा करने का दायित्व भी हम मनुष्यों के ऊपर है। हम किसी की हिंसा नहीं कर सकते और हम सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, क्योंकि मंगल हमारी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, शुक्र हमारे नवांश में उच्च के हो रहे हैं, और दशमांशा चक्र में मंगल उच्च के वापस या स्वग्रही शुक्र के साथ व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा, बहुत छोटी अवस्था में व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ मंगल और शुक्र का प्रभाव अच्छा है। यहाँ दसम भाव के स्वामी गुरु से प्रभावित हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी भाग्य में और दशम स्थान के स्वामी तीसरे में, नवम भाव के स्वामी सूर्य जरा देखिए जन्म कुंडली के अष्टम भाव से हैं, ये महान राजयोग बनेगा। और जन्म कुंडली में शुक्र जो इस कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं पंचमेश के साथ बैठे हैं, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि एकादशवें भाव से जब कभी भी एक क्रूर या एक पापक ग्रह और एक शुभ ग्रह का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति को वो भाव बड़ा ही संपूर्ण और बेहतर परिणाम देने वाला हो जाता है। इस वजह से यहाँ लग्न, नवांश और दशमांशा, मुझे तीनों ही चक्र बड़े मजबूत और मजबूती से अपना फल देने वाले नजर आ रहे हैं। अष्टम स्थान के अधिपति का लग्न में बैठना, लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश होकर के लग्न में बैठना, लंबी आयु, अच्छी मृत्यु, सुखद जीवन और दाम्पत्य का बेहतर सुख, रिसर्च बहुत अच्छा और बहुत तिकड़म के साथ व्यक्ति अपना काम करता है, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट किसी भी विषय को ग्रास्प कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, बहुत छोटी अवस्था में व्यक्ति बहुत सारा नाम अर्जित करेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति का मन बिल्कुल ही तृप्त है और जीवन में किसी भी विषय को लेकर के वो अतृप्त सा महसूस नहीं करेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कभी कभी स्वास्थ्य में मानसिक परेशानी में उद्वेगीपन का स्वभाव देखने को मिल सकता है। केतु के साथ बैठे हैं तो धर्म की सुरक्षा बड़ी अच्छी है। उच्च के मंगल व्यक्ति को निर्णय लेने की शक्ति मजबूत देंगे। लग्न पे गुरु, शुक्र और बुध का प्रभाव व्यक्ति को अनुभवी, सारगर्भित बातें करने वाला, धर्म की समझ रखने वाला, दानी, परोपकारी, जीवटता से मेहनत करने वाला, कृतज्ञ बना देते हैं। दशमांशा चक्र में केंद्र का खाली होना थोड़ी सी कुंडली को कमजोरीपन में भी लेके जाएगा। हालांकि यहाँ पे लग्न के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना और पंचम भाव में मंगल का प्रभाव व्यक्ति को यथेष्ट पराक्रम का उचित परिणाम देने वाला भी बनाएगा। नवांश कुंडली में लग्न में राहु, सूर्य और मंगल का नवम भाव में बैठना, एकादशवें भाव में भाग्य भाव के स्वामी का बैठना, ये अपने आप में महाभाग्यशाली महाधनी योग बना देगा। जबकि यहाँ पे बुध का अष्टमेश होकर के लग्न को देखना, लग्नेश होकर के जन्म कुंडली में भाग्य में बैठना, ये व्यक्ति के कंसंट्रेशन लेवल को बहुत ही ऊंचा लेके जाते हैं। शुक्र बुध की दशा के साथ साथ गुरु, शनि, सूर्य और मंगल की दशाएं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो कमजोर है या कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो परिणाम नहीं कर रहा। सारे ग्रह अच्छे परिणाम कर रहे हैं और सारे ही ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। वहाँ किसी भी तरीके से गुरु राहु का कोई दूषित परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। अष्टम भाव से शनि का संबंध व्यक्ति को अच्छी आयु को देने वाला,
जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का सप्तम को देखना, सप्तम भाव पे शुक्र और बुध जैसे दो शुभ ग्रह की दृष्टि, ये दाम्पत्य को बहुत ही उचित और बेहतर मार्गदर्शन देने वाले ग्रह बन जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि विवाह को बचाने में शुक्र, बुध और मंगल तीनों ही ग्रह सहायता करेंगे। जबकि लग्न पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता और प्रगल्भता, साथ ही साथ एक अलग तरीके की गंभीरता भरने की पूरी कोशिश करेंगे। नवमांश चक्र के आधार पर मंगल, चंद्रमा, शुक्र, गुरु और शनि लाभ देने वाले ग्रह साबित होंगे, क्योंकि वहां भी अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, जिसके कारण इन्हें वर्गोत्तम ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। ग्रह भाव से वर्गोत्तम है और शास्त्रकार इसे बहुत ही उत्तम बात कहते हैं। शुक्र के साथ गुरु, गुरु के साथ मंगल नवांश कुंडली में नीच के हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका नीच भंग बहुत अच्छा होगा। सामान्यतया ग्रह नवांश में नीच का है तो थोड़े विवाह को लेकर के व्यक्ति के जीवन में गलत निर्णय हो सकता है, इसकी कंडीशन बन रही है, पर ऐसा न हो इस वजह से कुंडली बहुत अच्छे तरीके से मिला करके हो और धर्म का पालन करके हो। दूसरा कि लग्न कुंडली के जो द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं वो नवांश कुंडली के लग्नेश होकर के किसी भी तरीके से राहु के संपर्क में आ रहे हैं। यहाँ गुरु राहु के संपर्क में, यहाँ लग्नेश राहु के संपर्क में, और यहाँ भी गुरु जो लग्नेश होते हैं राहु केतु शनि के संपर्क में जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्तित्व को बहुत शांत, गंभीर और बेहतर बनाने का दबाव हमेशा रहेगा। कई बार हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे और कई बार हम जल्दबाजी में किसी एक सामान्य गलती जो हमें समझ में आती है वो कई बार बहुत भारी और बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सूर्य इस कुंडली में विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं। ऐसा जातक कृतज्ञ और अच्छी मानसिकता का होता है, नैतिकीय जिम्मेदारी लेने वाला होता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस आधार पर व्यक्ति सुंदरता के पीछे भागने वाला भी कई बार होता है। मंगल जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में श्रवण नक्षत्र में व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ससुराल, सास, ससुर और भवन, भूमि, वाहन का बहुत छोटी अवस्था में ही अच्छा लाभ दे जाते हैं। बुधदेव जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर व्यक्ति कृतज्ञ और ज्ञानी होता है। विशाखा नक्षत्र में शुक्रदेव स्वाति नक्षत्र में व्यक्ति हाजिर जवाब, मेहनती, अनुभवी, सुंदर और अच्छी काया का पंडित होता है। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस आधार पर वो आपको ज्ञानी, बहुमुखी प्रतिभा का धनी, धर्म की समझ रखने वाला और धर्माचरण करने वाला बना देते हैं। जबकि शनिदेव आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से आपको कई बार उटपटांग या उल्टी पुल्टी चीज़ों में दिलचस्पी भी कई बार दे जाते हैं। राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। केंद्र और त्रिकोण के राहु बहुत अच्छे होते हैं। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है और राहु की दृष्टि भी है। बुध लग्न में बैठे हैं, इस वजह से राहु का प्रभाव जातक के पक्ष में देखने को मिलेगा। सूर्य इस कुंडली में 12वें भाव, 11वें भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, शनि के संपर्क में हैं। इस वजह से सूर्य में शनि का अंतर कई बार मारक की तरह काम करेगा। जबकि अष्टम भाव के शनि योग कारक होने के बावजूद अष्टम भाव में बैठने के कारण मारकेश की भूमिका में भी कई बार आ जाएंगे। तुला लग्न की कुंडली यानी कि केंद्र में चर प्रकृति की राशियां बनी हैं और इस वजह से जन्म कुंडली के 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे नहीं है तो कोई वहां बाधक नहीं बनेगी बात, और न तो नवम भाव में ऐसी कोई बात बन रही है। पर सामान्यतया हमें फिर भी अपने मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए जीवन में हमेशा कोशिश करते रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने भवन, भूमि, वाहन की सफाई खुद से करें। जितना ज़्यादा हो सके माता और पिता के बारे में विचार करें और उनके लिए चिंतित हों। पिता और माता कभी भी किसी से मतभेद इस कुंडली को नुकसान का सर्व प्रमुख कारण बनेगा, क्योंकि ये कुहू योग हो जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना कुहू योग हो जाता है। पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना कई बार व्यक्ति खूब अच्छा करेगा पर अंततोगत्वा ऐसी गलती कर देगा जिसके कारण समाज में उसका नाम बिल्कुल ही नष्टप्राय हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंगल के बाद जब राहु आएंगे तो और भी प्रगति होगी। अभी मंगल की दशा 2031 में आएगी। अभी चंद्रमा चल रहे हैं तो कारोबार बहुत अच्छा है। व्यक्ति अपने माता और पिता का खर्च वहन करता है और उसके प्रति जिम्मेदार भी बना रहता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में दान करना इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैत्री, कुंभ और मिथुन की अच्छी रहेगी। विवाह तुला राशि तुला लग्न, धनु राशि धनु लग्न, मेष राशि मेष लग्न की जातिकाओं से हो और पूरब दिशा में हो, कोरापुट से, तो बहुत उत्तम रहेगा। अंक आपकी कुंडली के लिए 5 और 8 बहुत अच्छे रहेंगे। नक्षत्र स्वाति, श्रवण, मृगशीरा, पुनर्वसु, रोहिणी और अश्विनी
पुष्य, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम परिणाम देने वाले होंगे। इसके साथ साथ अगर रत्न इस कुंडली में जीवन भर कोई पहनना होगा तो आप इस कुंडली के लिए पुखराज या हीरा भी पहन सकते हैं। सामान्यतः शनि वर्गोत्तम है तो नीली भी धारण किया जा सकता है। शिव जी की पूजा इस कुंडली के लिए अत्यंत आवश्यक होगी। शहद और केसर भगवान पे निश्चित रूप से अर्पित करें। साथ ही साथ सूर्य को अर्घ देना इस कुंडली को बलवान बनाएगा। मांसाहार का परित्याग करें, जितना ज़्यादा हो सके गुरु मंत्र का जप करें। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में मंगल, गुरु, शुक्र और बुध के साथ चंद्रमा कर्म क्षेत्र के लिए अच्छे ग्रह बनेंगे। चंद्रमा भी अच्छे हैं, बुध भी, और मंगल के साथ शुक्र भी अच्छे हैं। लग्न के अधिपति दशमांसा चक्र के द्वितीय भाव में केतु के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति बहुत छोटी अवस्था में ही काफ़ी अनुभवों के साथ बात करने वाला होता है। क्लियर है? व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। हमें अपनी वाणी को और भी ज़्यादा शुद्ध, शांत और गंभीर बनाना है। जल्दबाजीपन के कारण काम बिगड़ सकता है। मेहनत और बढ़ा सकते हैं। अगर हो सके तो कोशिश करें अपने पराक्रम पे फोकस रखें, अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके इंगेज रखें और माता पिता से संपर्क में हमेशा रहें। भवन, भूमि, वाहन का सुख इस कुंडली में है, पर कई बार माता और पिता से मतभेदों के कारण कई बार उनकी संपत्ति पे अधिकार कमजोर प्रतीत हो रहा है। संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम ये सब बहुत अच्छा है। नौकरी 100% बहुत अच्छी है। ये कुंडली व्यापार में सफल नहीं होगी। इसके अतिरिक्त इस कुंडली के कंसंट्रेशन को और भी ज़्यादा शांत होने की आवश्यकता है। अभी और भी ज़्यादा उसे फोकस रखें। जितना ज़्यादा हो सके बजरंगबली के 12 नामों का नित्य 12 बार उच्चारण करें और इसे नियम में शामिल करें। इसके अतिरिक्त भाग्य का बल सामान्यतः ठीक है। हमारा कम्युनिकेशन बेहतर कैसे हो सकता है, हम इस पे फोकस करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा नॉर्मल ठीक है, इसे और भी ज़्यादा अपने निर्णयों के बल पर मजबूत किया जा सकता है। कुंडली अपने मेहनत से ज़्यादा प्राप्त करती है और ये कुंडली अगर कभी भी ऋण में चली जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल न हो, इसकी कोशिश आपको हमेशा करते रहने की आवश्यकता होगी। लग्नेश लग्न में आयु, व्यवहार, निश्चिंतता, धन, वैभव, सुख और समृद्धि देते हैं। साथ ही साथ उच्च के मंगल व्यक्ति की कुंडली में रोचक योग बना करके दाम्पत्य के साथ साथ मानसिक सुखों के प्रभावों की वृद्धि करने वाले बन रहे हैं। नवांश कुंडली में ये मंगल नीच के हो जा रहे हैं, इस वजह से इनका उच्च भंग होगा, पर उसका व्यापक असर सामान्यतः थोड़ा कम कुंडली में देखने को मिलेगा, क्योंकि नवांश चक्र में वापस ये ग्रह अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर है? और भी चीज़ें जो मैं बता दूं, स्वास्थ्य को लेकर के अगर मैं बात कहूं तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। राहु और केतु की दशा में स्वास्थ्य परेशान हो सकता है। भवन, भूमि, वाहन के लिए मंगल, बुध, गुरु और शुक्र ये ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे खरीदने और बेचने में। माता और पिता को लेकर के अगर बात बन पड़े तो कभी भी हमें शनि और मंगल की दशा में माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। संतान को लेकर के ये कुंडली 100% सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूजा पाठ को लेकर ये कुंडली बहुत सजग है और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती भी है। विद्या अध्ययन इस कुंडली का 100% अच्छा है। अगर आप चाहें तो आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर है? रंग इस कुंडली के लिए सफ़ेद और चांदी का रंग बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी बात, कुंडली बहुत अच्छी बनी है और ये कुंडली बहुत प्रशंसित होगी आगे भी, अगर हम दिल को दिमाग पे हावी ना होने दें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।